हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी बच्चों। और आज का जो हमारा टॉपिक है विद्युत चुम्बकीय तरंग से हर्ट्ज का प्रयोग, साथ में देखेंगे मार्कोनी का प्रयोग और जेसी बोस का प्रयोग। पूरा ऐतिहासिक चर्चा करेंगे आज हम विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में। पूरा संक्षिप्त टिप्पणी भी होगी और इसका इतिहास भी देखेंगे कि भाई साहब ये विद्युत चुम्बकीय तरंग कहाँ से आ गया भाई साहब, है ना। एक प्रकार का तरंग है जो कि विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र के कंपन से उत्पन्न होती है। कुल मिलाकर के विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्षेत्र होते हैं जो कि एक दूसरे के लंबवत होते हैं और एक ज्यावक्रीय दोलन करते हुए आगे चलते हैं। और इस दोलन तरंग को ही हम क्या बोलते हैं, एक प्रकार से विद्युत चुंबकीय तरंग। यानी जहां पर एक प्रकार से उन तरंगों को विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं जहां पर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत हों और लंबवत करने के साथ ज्यावक्रीय दोलन करते हों, और भाई साहब तरंग संचरण की दिशा के भी लंबवत हो, मतलब जहां पे संचरण कर रहे हैं उसके भी लंबवत हो, तब इन सब का सम्मिलित रूप ही एक प्रकार से विद्युत चुम्बकीय तरंग है। कोई अलग से नहीं कि रस्सी खींच दिया गया वहां पे चलेगा तरंग, इन्हीं का मिश्रित रूप ही तरंग है। मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जो जनरेट हो रहे हैं उन्हीं का सम्मिलित रूप ही क्या है, एक विद्युत चुम्बकीय तरंग है बच्चों। ठीक, अब विद्युत चुम्बकीय तरंग की अवधारणा सबसे पहले कहां से आया, तो हमारे पास एक साहब थे स्कॉटलैंड के जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। मैक्सवेल का एम्पियर परिपथी नियम भी आपने देखा, मैक्सवेल का समीकरण भी देखा। विस्थापन धारा का जो अवधारणा है मैक्सवेल के आधार पर आया। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग की जो परिकल्पना है सर्वप्रथम किसने की, तो स्कॉटलैंड के जेम्स क्लार्क मैक्सवेल। इन्होंने अपना जो सिद्धांत प्रस्तुत किया था 1865 में। 1865 में इन्होंने अपना सिद्धांत तो दे दिया था, लेकिन इनके सिद्धांत को कोई मानने वाला नहीं था। बोले चलो तू फेक है भाई, तेरे सिद्धांत को कोई मानने वाला नहीं है, ये था। कब बच्चों, तो आप लोग लिख लेना 1865 में। अब हो सकता है आपके बुक में कुछ और हो, लेकिन हमारे बुक में तो यही है। 1865 में सर्वप्रथम कहाँ के, स्कॉटलैंड। थोड़ा सा लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो। स्कॉटलैंड के हमारे भौतिक शास्त्री जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया। उन्होंने क्या बताया कि जैसे हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र है, मान लीजिए कोई आवेश गति कर रहा है, कोई आवेश गति कर रहा है, तो जो हमारा विद्युत क्षेत्र है एक प्रकार से चुंबकीय क्षेत्र का जनरेट करता है। क्या करता है, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ की चुंबकीय क्षेत्र है एक प्रकार से विद्युत क्षेत्र का जनरेट करता है, और ये फिर हमारा जो यदि चुंबकीय क्षेत्र है फिर विद्युत क्षेत्र का जनरेट करेगा, सिंपल है। और विद्युत क्षेत्र फिर चुंबकीय क्षेत्र का जनरेट करेगा। तो यह क्रम निरंतर चलता रहता है। और उन्होंने बताया कि एक प्रकार से तरंग बन जाती है जो एक दूसरे के लंबवत होती हैं विद्युत चुंबकीय तरंग में, यानी विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। तो एक प्रकार के तरंग का निर्माण होता है जिसे विद्युत चुंबकीय तरंग कहा गया। ये चीजें समझ रहे हो। तो विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में उन्होंने सबसे पहले अवधारणा दी है। जैसे मान लीजिए आप अभी एक ऐसा सिद्धांत दे दें जिसके बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है, तो लोग क्या कहेंगे, ये सब फेक है यार, कोई मतलब का नहीं है, जब तक कि दूसरा व्यक्ति उसको पुख्ता सबूत के साथ प्रस्तुत ना कर दे। जैसे आप कोई नया काम कर रहे हैं और आप अपना मत दे रहे हैं कि भाई हम ये काम करने वाले हैं, तो लोग कहेंगे पागल है, ये ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहीं पे उसी काम को दूसरा व्यक्ति भी करने लग जाए और उससे कुछ उसको इनकम हो जाए, तो वास्तविक रूप से यही लोग कहेंगे कि हाँ यार भाई साहब इसमें कुछ ना कुछ तो प्रकोप है, कुछ ना कुछ इसकी क्वालिटी है। समझ रहे हो। ऐसे ही उनके साथ हुआ था। मैक्सवेल साहब अपना मत प्रस्तुत किए लेकिन उनको कोई मानने वाला नहीं था। तो फिर इनका भाई साहब पुष्टि करने के लिए हमारे पास आए हर्ट्ज जी। कौन आए, प्रोफेसर हेनरिक हर्ट्ज। इनके आते का मतलब इनके आने में या सिद्धांत को देने में बहुत देर हो चुकी थी। तब तक में हमारे मैक्सवेल साहब है ना भगवान के प्यारे हो गए थे, मतलब इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। तो जब हेनरी हर्ट्ज 1887 में बोले कि वास्तविक रूप से सही है यार, सही बात है कि विद्युत चुंबकीय तरंग भी एक प्रकार का तरंग होता है जो किसी भी गतिमान आवेश के कारण कहीं ना कहीं विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने के कारण एक प्रकार का तरंग बनता है। इन्होंने अपने प्रयोग में बताया। कब, 1887 में। किसने, जर्मन के वैज्ञानिक थे ये। कहाँ के थे, जर्मन के वैज्ञानिक। मैं सब इसलिए लिख रहा हूं ताकि आप लोगों को भी तो पता हो कि ये आखिर हो क्या रहा है।
कि भाई साहब हमारे पास मैक्सवेल जी आए, उनके सिद्धांत को कोई मानने वाला नहीं था। ये भी नहीं कहते थे भाई साहब कि कोई विद्युत चुम्बकीय नामक तरंग है। लेकिन मैक्सवेल की परिकल्पना से सहमत न होने के कारण बहुत लोग प्रयास किए, लेकिन हमारे पास 1887 में जर्मन वैज्ञानिक प्रोफेसर हेनरी हर्ट्ज ने अपने एक बेहतरीन रूप से एक, जैसे यहाँ पर आप देखो, एक आप का कुछ भी ये उपकरण दिख रहा है एक प्रकार से, हेनरी हर्ट्ज का प्रयोगशाला में इन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया है ना। और फिर उन्होंने एक अपना मत दिया कि वास्तविक रूप से यार सही है कि एक प्रकार से यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न हो सकता है। ठीक है, उन्होंने प्रयोगशाला में करके दिखाया। कब? 1887 में। अब जब तक वो दिखाते तब तक भाई साहब मैक्सवेल तो थे ही नहीं, लेकिन उनका सिद्धांत अभी भी चल रहा है कि सबसे पहले श्रेय तो उन्हीं को जाता है जिन्होंने बता दिया कि हाँ, विद्युत चुम्बकीय तरंग नामक कोई तरंग होता है जो कि किसी भी गतिमान आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र चुम्बकीय क्षेत्र के उत्पन्न होने से ये तरंग कहलाती है ना। मतलब विद्युत क्षेत्र परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र पैदा करता है, वही परिवर्ती चुम्बकीय क्षेत्र फिर से परिवर्ती विद्युत क्षेत्र पैदा करेगा। इस प्रकार से एक अध्यारोपण के तहत मतलब ये तरंग चलती रहेंगी, है ना। और मिश्रित जो है इनका रूप है विद्युत चुम्बकीय तरंग कहला गया। तो पहले नंबर में मैक्सवेल साहब आए, फिर हेनरी हर्ट्ज ने, और उन्हीं के यहाँ पर हर्ट्ज का हम प्रयोग पढ़ने वाले हैं। इसके बाद में जेसी बोस ने अपना प्रयोग प्रस्तुत किया कि हाँ भाई साहब हम इसको और बृहद करते हैं। हर्ट्ज ने बता दिया कि हाँ भाई साहब अल्प मात्रा में, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक बहुत कम सीमित समय में उन्होंने मतलब सीमित जगह तक विद्युत चुम्बकीय रेखाओं को ले जाने में मतलब एक प्रकार से सफल हुए। लेकिन जब हमारे पास जेसी बोस साहब आए, ये भाई साहब अपना प्रयोग भी करना शुरू कर दिए। ठीक है, सन 1894 से 1899 के बीच इन्होंने अपना काम किया और प्रयोगशाला में उन्होंने एक ऐसा मतलब उपकरण बनाया जिसकी सहायता से लगभग 20 मीटर तक इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भेजने का सफल कार्य किया। जो हर्ट्ज थे इन्होंने 6 मीटर तक ही विद्युत चुम्बकीय तरंगों को भेज सका। लेकिन जो हमारे जेसी बोस साहब आए, जिसका हम आगे पढ़ेंगे, जेसी बोस के बारे में भी क्वेश्चन आ जाता है, जेसी बोस का प्रयोग पढ़ेंगे। तीनों ने लगभग बच्चों कितना मीटर? 20 मीटर तक तो भेज ही लिया लगभग। बाद में इन्होंने मतलब 1.5 किलोमीटर तक भी भेजा, मतलब 1.5 किलोमीटर तक भेजा। पहले 20 मीटर तक उन्होंने भेजा, प्रस्तुत किया। इसके बाद 1.5 किलोमीटर मतलब 1.5 यानी 1500 मीटर तक भेजने में सफल हुए। लेकिन जो मार्कोनी साहब थे ये थोड़ा सा ज्यादा मात्रा में बनाए। बोले भाई साहब हम तो एंटीना का प्रयोग करेंगे और एंटीना की सहायता से हम इसको और लंबे दूर तक कर सकते हैं। तो मार्कोनी साहब आए और उन्होंने लगभग 50 किलोमीटर दूर तक उन्होंने अपना प्रयोग कर दिया कि हम इस विद्युत चुम्बकीय तरंग को हम 50 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। इसलिए तो कहते हैं रेडियो की खोज किसने की? मार्कोनी ने। भाई साहब बोले कि हम तो 50 किलोमीटर तक भेज देंगे। आगे चलकर एंटीना और भाई क्षमता बढ़ा दिया गया। बोले अब तो हम 200 किलोमीटर तक भेज सकते हैं। और आज ऐसा होता है, दिल्ली से प्रसारण होती है एंटीना के माध्यम से। आज ये उपग्रह के माध्यम से हम यहाँ 2000 किलोमीटर 1000 किलोमीटर दूर भी बैठे हैं, फिर भी हम उसको देख पा रहे होते हैं। तो ये सब भाई साहब विद्युत चुम्बकीय तरंग का कमाल है। अब कहो कि ये क्यों है, कैसे है, मजा नहीं आ रहा है, नहीं होता तो क्या होता, नहीं होता तो आज हम मोबाइल नहीं चला पाते। ये जो हम आपको सब कुछ मोबाइल के माध्यम से पढ़ा रहे हैं और आप देख रहे हैं ना, ये सब वही तरंग का कमाल है बच्चों। ध्यान रखो, 1 सेकंड के अंदर फोन जाता है, आपसे बात हो जाती है। तो किसका? सब विद्युत चुम्बकीय तरंग का ही प्रभाव है। समझ में आया? तो चलिए शुरू करते हैं। हर्ट्ज का प्रयोग, अभी ये पृष्ठभूमि था, समझाना जरूरी था। हर्ट्ज जब अपने प्रयोगशाला में प्रयोग करने का कोशिश किए, मतलब विद्युत चुम्बकीय तरंग बनाना चाहा, तो फिर उन्होंने कैसे बनाया भाई साहब? तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस उपकरण की, इसको कैसे बनाया। उन्होंने क्या किया, हमारे पास P1 और P2 ये दिख रहा है ना, उन्होंने धातु की 2 वर्गाकार बड़ी प्लेट ले ली, P1 और P2। ठीक है, मतलब उनके जो भी उपकरण है, एक प्रकाश संरचना है, जो भी विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करने के लिए प्रयोगशाला में जो उन्होंने प्रायोगिक व्यवस्था की थी, उसमें P1 और P2 ये वर्गाकार बड़ी प्लेटें हैं, धातु की 2 वर्गाकार बड़ी प्लेटें हैं, जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई लगभग 40 मीटर रखी। 40 सेंटीमीटर, यार मीटर तो बहुत बड़ी है, 40 सेंटीमीटर, यानी यहां से यहां तक की लंबाई यदि मैं कह दूं तो 40 सेंटीमीटर यहां से यहां तक। ठीक है, और फिर इनको मोटे तार की सहायता से, जैसे हमारे पास एक यहां पर धातु का गोला है, यहां पर एक धातु का गोला और यहां पर एक धातु का गोला, 2 धातु का गोला लगा दिया। मतलब 2 प्लेट ले लिया, वर्गाकार प्लेट, और उनके प्रत्येक भुजा की लंबाई जिसकी 40 सेंटीमीटर थी,
और इन प्लेटों का संबंध एक मोटे तार की सहायता से धातु के गोले S1 और S2 से कर दिया। मतलब ये जुड़ा नहीं है, ये धातु का गोला है, मतलब ये जुड़ा नहीं है, ये अलग है, ये अलग है, इसके बीच गैप है, रिक्त स्थान है, जहां पर जो हमारे पास आवेश है, आवेश से जो वायु है वो गर्म हो सकता है और कंपन उत्पन्न हो सकती है। ये चीज यहाँ पर रिक्त स्थान छोड़ा गया। तो पहले इन्होंने व्यवस्था किया, धातु की 2 वर्गाकार प्लेट ले ली जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई 40 सेंटीमीटर है बच्चों, और इसको एक मोटे चालक तार की सहायता से जोड़ दिया, है ना, और जिसमें धातु के 2 गोले S1 और S2 लगे हैं, जिनके बीच जैसे मान लीजिए S1 और S2 है ना, इनके बीच लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर का स्थान छोड़ा। इसी के लिए तो बोलते हैं कि दोनों गोलों के जो बीच के अंतराल को हम चिंगारी अंतराल कहते हैं। स्पार्किंग गैप, मतलब यहाँ भी आवेश, बीच में रिक्त स्थान, वायु यहाँ पर मतलब आवेश को ग्रहण करेगा, आयनित होगा, तो यहाँ पर इसको कहा गया स्पार्किंग गैप, मतलब चिंगारी अंतराल। अभी सिर्फ हम बात कर रहे हैं केवल उपकरण की संरचना की, किस प्रकार से उपकरण की संरचना हुई, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलें आगे। अच्छा, ये जो धातु का गोला S1 और S2 है, इसका प्रेरक कुंडली के द्वितीयक, यहां पर देखो ये प्रेरक कुंडली है, इसका द्वितीयक कुंडली है भाई साहब, प्रेरक कुंडली का द्वितीयक, ये प्राथमिक कुंडली, द्वितीयक कुंडली, P1 और P2, यहां पर देखो ये P और P का मतलब है प्राइमरी, S और S का मतलब सेकेंडरी। प्रेरक कुंडली C से जुड़ा रहता है, द्वितीयक कुंडली, जैसे S1 और S2 है, इसका संबंध एक प्रेरक कुंडली C की, जैसे प्रेरक कुंडली है यहाँ पे, इसके द्वितीयक कुंडली के साथ ये जुड़ा रहता है, और जिसके बीच हम मतलब ये S1 और S2 के बीच जो गैप है ना, इसमें स्पार्किंग उत्पन्न करने के लिए, चिंगारी उत्पन्न करने के लिए इस कुंडली की सहायता से उच्च विभवांतर लगा सकते हैं S1 और S2 पर। समझ रहे हैं? उच्च विभवांतर लगभग 10,000 वोल्ट। ठीक, अब इसमें दूसरा चीज यहां पे संसूचक है। ये संसूचक क्या होता है? तार का एक लूप होता है डी आकार का, जिसके एक सिरे पर, यहां पे सिरा है S1 और S2 है ना, इसके धातु के 2 गोले जुड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये संसूचक डी आकार का होता है जिसके एक सिरे पर धातु के गोले S1 और S2 जुड़े रहते हैं। इससे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इसमें एक प्रभाव उत्पन्न होगा कि हाँ यार कुछ इसमें परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, यहां तक अभी आप समझ लो। तो मुख्य रूप से 2 ही चीज तो है, एक आपका इधर का भाग और एक संसूचक। इसे हम बोल सकते हैं एक प्रकार से पूरा रूप प्रायोगिक व्यवस्था, हर्ट्ज की प्रायोगिक व्यवस्था, ये चीज हो गया। अब इसमें कैसे इन्होंने बताया कि भाई साहब यहाँ पे विद्युत चुंबकीय तरंगे चलती है, तो जब धातु के दोनों गोलों, यहाँ पर S1 और S2 हैं, जब धातु के दोनों गोलों के बीच उच्च विभवांतर, प्रेरक कुंडली है, इसकी सहायता से, है ना, उच्च विभवांतर लगाया जाता है, मतलब 10,000 वोल्ट, तो उनके बीच ये जो S1 और S2 है, इनके बीच जो वायु है वो आयनित हो जाती है। फलस्वरूप वायु के आयन जो हैं और इलेक्ट्रॉन, वायु के आयन होंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर आगे पीछे दोलन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, सिंपल है। वैसे भी आवेश प्रवाह से हमने आपको बताया था पहले भी कि ऑर्स्टेड ने यह चीज बताया था कि किसी भी चालक तार पर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो जाता है, आकर्षित करने की क्षमता। तो ये प्रयोग वायु में खुला में देखा गया कि यार क्यों ना, जब चालक तार में तो क्यों ना हम एक खुला पे आवेश दे दें। तो यहां पर आवेश दिया, दोनों सिरों पर उच्च वोल्ट का विभवांतर लगाया और देखा कि इसके बीच जो वायु है वो आयनित हो गई, और आयनित होने के फलस्वरूप एक विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र जनरेट हो गया इसके बीच में, और इस प्रकार से एक तरंग चलने लगती है, मतलब विद्युत चुंबकीय तरंग चलने लगती है, जिसको हम पुष्टि करने के लिए संसूचक लगाकर रखे हैं। संसूचक की सहायता से इन विद्युत चुंबकीय तरंगों को पता कर पाए कि भाई साहब हाँ यहाँ पर कोई ना कोई सूचना मिल रही है, ये जो संसूचक है वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो प्राप्त कर रहा है। अब इसमें होता क्या है, जैसे हमने कहा भाई साहब S1 और S2 के बीच हम उच्च वोल्टेज का विभवांतर लगाएं, जिससे इनके बीच का वायु आयनित हो गया, और इस पे वायु आयनित हो गए, इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करते हैं, दोलन करने लगते हैं, आगे पीछे दोलन करने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न होती है। अब ये जो विद्युत चुंबकीय तरंग है संसूचक तक जाती है, तो ये होता क्या है, यहाँ पे भी धातु के 2 गोले S1 और S2, इसके बीच भी गैप है, रिक्त स्थान है, तो इसके कारण जो उत्पन्न विद्युत चुंबकीय तरंगे यहाँ तक पहुंचती है। ये धातु का गोला है,
धातु का गोला है, ये क्या करेगा भाई, ये भी आवेश को ऑब्जर्व करेगा। तो यहाँ पर ये जो तरंगे यहाँ तक पहुँचती हैं, फलस्वरूप देखा जाता है कि S1 और S2 के बीच भी कहीं ना कहीं उच्च विभवांतर उत्पन्न हो जाता है। फलस्वरूप यहाँ पर वायु में विद्युत विसर्जन होने लगता है। यहाँ भी जो वायु है यहाँ भी विद्युत विसर्जन होने लगता है। तभी तो जानते हैं कि भाई साहब हाँ यहाँ पर विद्युत चुम्बकीय तरंगे पहुंची है। एक पुष्टि कैसे होगी कि भाई साहब यहाँ से विद्युत चुम्बकीय तरंगे संसूचक तक पहुंचेगी। तो यहाँ भी धातु के दो गोले S1 और S2 हैं, डैश हमने कर लिया है। इसके S1 और S2 के कारण यहाँ पर जो बीच में गैप है वहां पर उच्च विभवांतर उत्पन्न होगा, मतलब S1 और S2 में बीच उच्च विभवांतर उत्पन्न होगा, जिसके कारण इसके जो बीच में गैप वायु है वहां पे वायु में विद्युत विसर्जन होने लगेगा। फलस्वरूप चिंगारी निकलने लगती है। चिंगारी, हल्का फुल्का चिंगारी, वैसा नहीं कि आग लग जाए, ठीक है। तो चिंगारी निकलने लग जाती है, जिससे पुष्टि हो जाता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे भाई साहब यहाँ पर आ चुकी है। सिंपल। चलो ये चीज क्लियर है, इतना ही है एयर टच का प्रयोग। आप लोग एक काम करो, संरचना के दो भाग हैं, एक प्रेसी और एक संसूचक। प्रेसी मतलब भेजने वाला, संसूचक मतलब ग्रहण करने वाला। लो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। पूरा वही चीज मैंने बताया कि P1 P2 वर्गाकार धातु की बड़ी प्लेटें होती हैं। प्रत्येक भुजा की लंबाई लगभग 40 सेंटीमीटर होता है। इन प्लेटों के बीच जो धातु के दो गोले S1 S2 होते हैं तार की सहायता से जुड़ जाते हैं तथा 2 से 3 सेंटीमीटर दोनों गोलों के बीच रिक्त स्थान होता है, जिसे हम चिंगारी अंतराल भी कहते हैं। S1 S2 का संबंध प्रेरक कुंडली C के द्वितीय कुंडली से होता है, जिसकी सहायता से हम उच्च विभवांतर लगा सकते हैं। संसूचक यह एक तार का लूप होता है जिसके सिरे पर धातु के दो गोले S1 और S2 जुड़े रहते हैं। ठीक है, यहां तक कर लेना। विधि यहां पर देख लो, मैंने जो बताया वही चीज है और कुछ भी नहीं है। इसको यहां पर यदि हम आपसे कहें आवृत्ति, तो आवृत्ति होता है 1/2 पाई √LC। यहां पर यह बताया गया कि यदि धातु की प्लेटें अल्पधारिता C वाले संधारित्र की तरह तथा प्लेटों को धात्विक गोलों से जोड़ने वाली संयोजक तार अल्प प्रेरकत्व L वाले कुंडली की तरह कार्य करे, तो उत्पन्न विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति कितना हो जाएगा, म्यू बराबर 1/2 पाई LC। इसका मतलब ये बता रहा है कि जैसे मान लीजिए आपने इसके पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ये मान लो संधारित्र का कार्य करे और ये जो चालक तार है ये कुंडली का कार्य करे, तब यहाँ पर आवृत्ति कितना होगा, ये चीज है। चलिए इसके बाद जेसी बोस साहब आए भाई, इन्होंने हर्ट्ज का जो प्रयोग हुआ लगभग 6 मीटर के तरंग दैर्ध्य उत्पन्न कर सके, मतलब अपने प्रयोग में इतना सीमित प्रयोग कर पाए कि 6 मीटर तक ही इन्होंने विद्युत चुम्बकीय तरंग ले जा सके, केवल प्रयोगशाला तक ही सीमित रखा। इसके बाद हमारे जेसी बोस साहब आए, कब 1894 से 1899 के बीच सर जगदीश चंद्र बोस ने कोलकाता स्थित प्रयोगशाला में विद्युत चुम्बकीय तरंग से संबंधित विभिन्न शोध कार्य किए। मतलब कोलकाता में ये कहीं ना कहीं ये प्रोफेसर होते हैं भाई साहब, जो लगातार कार्य कर रहे होते हैं, उस कॉलेज में पढ़ा भी रहे होते हैं और शोध भी कर रहे होते हैं। तो इन्होंने कोलकाता में जब पदस्थ रहे तो 1894 से 1899 5 वर्ष देख सकते हो। तो सन 1895 में उन्होंने स्वनिर्मित विद्युत रेडिएटर की सहायता से उन्होंने स्वयं एक विद्युत रेडिएटर बनाया, जिसमें से 5 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तरंगदैर्ध्य वाली विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न की तथा बंगाल के तत्कालीन गवर्नर के सामने विद्युत चुम्बकीय तरंगों को 20 मीटर तक प्रेषित करने में सफल रहा। मतलब 20 मीटर तक गवर्नर के सामने प्रस्तुत किया और फिर उन्होंने भाई साहब 1.5 किलोमीटर की दूरी तक विद्युत चुम्बकीय तरंगों को सफल रूप से प्रेषित कर पाए। लेकिन 1.5 किलोमीटर क्या है, गांव में भी सीमित है, इतना कम में तो काम होना नहीं है, समझ रहे हो। तो इसके बाद आए हमारे पास मार्कोनी साहब। क्या भाई साहब, मार्कोनी थोड़े से और चतुर चालाक निकले। इन्होंने 1896 में इटली के वैज्ञानिक गुग्लिल्मो है, ठीक है, मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण किया। मतलब हर्ट्ज जो भी देखो भाई, वैज्ञानिक अपना देते गए चलते गए। हर्ट्ज ने कब बताया, हर्ट्ज साहब कब आए थे, 1887 में। इसके बाद 94-95 में तो भाई साहब जेसी बोस ने बताया। मार्कोनी भी आए, बोले रुको अब हम भी ट्राई करते हैं, आप लोग बहुत ट्राई कर लिए, अब हमारी बारी, हम देखते हैं कि हमारे पास कितनी क्षमता है। तो उन्होंने भाई साहब अपना फिर से एक नया व्यवस्था बनाया, एक नया उपकरण बनाया और उन्होंने लगभग 50 किलोमीटर तक बिल्कुल विद्युत चुम्बकीय तरंग को भेज दिया। बोला एक काम करते हैं, जैसे आप लोग ये प्रयोग कर रहे हो, यहाँ पर देखिए हर्ट्ज बोले भाई साहब एक काम करो, ये जो आपने 2 कुंडली जोड़ रखा है तो एक में एंटीना लगा दो और एक को विद्युत चालक तार की सहायता से पृथ्वी से जोड़ दो। सिंपल है, कुछ भी नहीं। बोला एक में एंटीना जोड़ दो, एक में तार, तो ये थोड़ा सा विद्युत चुम्बकीय तरंग है
अत्यधिक दूरी तक ले जा सकते हैं। देखो इसकी पुष्टि कैसे की। 1896 में इटली के वैज्ञानिक गुगलिल्मो मार्कोनी ने हर्ट्ज के कार्य का अनुसरण किया। जो भी हर्ट्ज ने अपना प्रयोग दिया उसका अनुसरण किया और विद्युत चुम्बकीय तरंगों को कई किलोमीटर की दूरी तक प्रेषित करने में सफलता प्राप्त की। मतलब भाई साहब ये तो सबसे चतुर चालाक निकले। उन्होंने पाया कि यदि चिंगारी अंतराल के एक सिरे को एंटीना से, क्या एंटीना लिखा है ना, एंटीना लिखा है, एंटीना लिख लेना, तथा दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ दिया जाए तो विद्युत चुम्बकीय तरंगें कई किलोमीटर तक संचरित हो सकती है। अब इनको कोई बताया नहीं, लगातार प्रैक्टिकल करते रहे, मतलब प्रायोगिक है ना, ये चीजें करते रहे, ये चीज आजमाए। कभी एक छोटा सा चालक तार लगाए, फिर बाद में तो एंटीना, एक साथ थोड़ी ना कि एंटीना लगा दिए काम हो गया। लगातार अभ्यास करते गए, एक दिन सफल हो गए। हर्ट्ज के उपकरण में आवश्यक रूपांतरण करते हुए मार्कोनी ने सन 1899 में विद्युत चुम्बकीय तरंग को ब्रिटिश चैनल तथा सन 1901 में अटलांटिक महासागर के आर पार भेजने में सफलता प्राप्त की। मार्कोनी का प्रयोग संचार के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित हुआ एवं बेतार संचार की परिकल्पना हकीकत में परिवर्तित हो गया। बेतार मतलब बिना तार के हम बात कर सके। जैसे रेडियो, सबसे पहले रेडियो आया, रेडियो में क्या है, बेतार संदेश वही है। नहीं बोलते थे भाई साहब दूर संचार से रेडियो का प्रसारण होता है, ये हमारा ये ले केंद्र ऐसा ऐसा। अब तो रेडियो कोई नहीं सुनता। नहीं, पहले हम जब लगभग छोटे थे, 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ रहे थे, तो रेडियो बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता था, हर घर में रेडियो रहता था। यहाँ तक कि 12वीं जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम भी एक रेडियो लिए थे 250 से 300 के बीच में, ठीक है। और वहाँ पर न्यूज़ सुनने के लिए कि आज ये हुआ, उतना समझते नहीं थे क्योंकि उतना हमारा दिमाग ही विकसित नहीं था जितना चाहिए। आप लोग तो आज बहुत होशियार हो, आज के डेट में तो तकनीक भी इतना ज़्यादा है तो हर चीज़ कर सकते हो, आपके पास क्षमता भी है, हुनर भी है, पता है कि आपके पास सब कुछ है, बस आप लोगों को थोड़ा सा मेहनत करना है। तो बच्चे लोग यहाँ तक हमारा सफ़र था। आज काफ़ी लंबा समय लग गया विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में चर्चा करने में। तो सबसे होशियार मार्कोनी जी, भाई मेहनत तो मैक्सवेल का है यार, मैं तो कहूँगा जो स्टार्टिंग करता है उसको श्रेय देना चाहिए, सबसे ज़्यादा अहमियत उसी की है जो स्टार्टिंग कर रहा है। लास्ट में थाली परोसे मिल गया तो फिर खाना खाने में कोई भी खा सकता है, समझ रहे हो। उसकी रूपरेखा जिसने तैयार की वो महान होता है। तो मैक्सवेल ने अवधारणा प्रस्तुत की, जब तक उनके मन में ये सोच नहीं आता तो हमारे हर्ट्ज साहब कहाँ आते, फिर जेसी बोस जी भी कहाँ रहते, मार्कोनी साहब तो लास्ट में आए तो वो उनका तो नाम निशान ही नहीं होता। तो पहले उस शब्द को किसने सोचा ये महत्वपूर्ण होता है। तो हमारे भाई साहब मैक्सवेल बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे लिए। ये आज का लेक्चर भी कंप्लीट होता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर करिए और इस चैप्टर को फटाफट खत्म कर देंगे, बिल्कुल चिंता ना करें और बेहतर रूप से आप तैयारी करते चले बच्चों। मिलते हैं वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।